नमस्कार, स्वागत है आपका पीबी न्यूज 7 में। बीते दिनों 26 नवंबर को संविधान सभा दिवस पर राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा कानपुर में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर कानपुर में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी ने जनसभा रैली को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए वर्तमान बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव माननीय दिनकर कपूर जी, घाटमपुर से पधारे सुप्रसिद्ध समाज सेवक वरिष्ठ नेता माननीय आर.डी. कुरील जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक राष्ट्रीय उदय पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष क्रांतिकारी नेता प्रखर वक्ता माननीय रामाश्रय पाल साहब, मंच पे मंचासीन विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उदय पार्टी के संस्थापक सदस्य सुप्रसिद्ध समाज सेवक उद्योगपति भाई सुरजीत सिंह पाल जी, मंच पे मंचासीन राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरत से पधारे बड़े भैया आनंद पाल बाबू जी के साथ मंच पे मंचासीन बुंदेलखंड प्रभारी राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई चंद्रपाल पाल जी, मंच पे मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष हमीरपुर भाई ब्रिजेश पाल जी, जो लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। इन्हीं के साथ हमारे अरविंद बघेल जी और मंच का कुशल संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव डॉक्टर एस के पाल साहब के साथ सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, हमें जोरदार नारा भी लगानी चाहिए, क्योंकि यह आवाज बहरे और गूंगे लोगों तक पहुंचानी है, सोए और सुलाए हुए लोगों तक भी पहुंचानी है। तो हम सब जोरदार नारा लगाएंगे आज संविधान दिवस का। भारतीय संविधान दिवस जिंदाबाद, भारतीय संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर, न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर, न्याय की देवी पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर। इसी के साथ संविधान के रचने वाले और भी तमाम सम्मानित महानुभावगण के साथ आजादी दिलाने वाले तमाम क्रांतिकारी नेताओं के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करते हुए मैं दो चार बातें रखूंगा। वैसे मंच में मंचासीन दिनकर कपूर जी ने, आर.डी. कुरील साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हमारे ठाकुर प्रसाद कश्यप जी ने बहुत ही अच्छी बातें रखी है। सम्मानित साथियों, तो मैं आज के कार्यक्रम के विषय में बातें करना चाहूंगा। जैसा कि राष्ट्रीय उदय पार्टी अपने गठन के समय से ही लगातार संविधान दिवस मनाते आ रही है। उद्देश्य बस यही रहा कि हमारे देश में देश 78 साल आजाद होकर के हुआ, देश की जनता जितनी लगन से, श्रद्धा से अपने पारंपरिक पर्वों को मनाती है, जैसे होली, दशहरा, ईद, बकरीद, इस भाव से संविधान दिवस नहीं मनाती है या संविधान को नहीं मानती है। तो हमारा राष्ट्रीय उदय पार्टी का यह उद्देश्य रहा कि हमें अगर देश
संविधान से चल रहा है, हमें हक अधिकार संविधान से मिल रहा है, तो हमें संविधान को भी पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो जिस तरह से देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसी तरह से सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में, स्कूल कॉलेज में, सभी सोसाइटियों में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। इसके उद्देश्य से लगातार राष्ट्रीय पार्टी संविधान दिवस मना रही है। सम्मानित साथियों, आज का यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष और किसान संगठन के अध्यक्ष और इनके साथी भाई अनूप सिंह जी और राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक सदस्य इंद्रपाल जी और सुप्रसिद्ध समाज सेवक माननीय राम सागर जी लगातार भ्रमण करके इस कानपुर देहात के 70 गांवों का दौरा, चिंता ना करिए, वो शेष नाग है, वो अपने से आए हैं और अपने से चले जाए। आप लोग बैठे रहिए, आपका यह कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ भी सुन रहे हैं और अपने गढ़ को भेज दिए हैं, तो आप चिंता ना करिए, शांतिपूर्वक बैठे रहिए। तो सम्मानित साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने पूरे टीम के साथ कानपुर नगर के 70 गांव का दौरा किए, यानी 70 गांव में जाकर के बताने का कार्य किए कि राष्ट्रीय पार्टी संविधान दिवस मना रही है। सम्मानित साथियों, और हर गांव के लोगों ने आश्वासन दिया कि प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपके साथ हूं, आपके कार्यक्रम में पहुंचूं या न तो पहुंचूं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी को वोट देने का काम, सपोर्ट करने का काम हम करेंगे। सम्मानित साथियों, हमने भी लोगों से, कई बुद्धिजीवी लोगों से फोन करके बात करने का काम किया। कुछ लोगों ने सवाल भी पैदा किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी, आप संविधान दिवस के कार्यक्रम में हमें बुला रहे हैं, तो आप बताइए कि हमें संविधान में क्या मिला, हम क्यों आए संविधान दिवस के कार्यक्रम में। तो हमने भी सोचना चालू किया कि इनकी बात में कुछ तो दम है, ताकि आज पशुपालक की बेटी, गरीबिया समाज की बेटी बेटा आज भी वही भेड़ बकरी चरा रहे हैं, वही मजदूरी कर रहे हैं। केवट बिन बल्लाह निषाद प्रजापति विश्वकर्मा समाज के लोग भी आज भी पुश्तैनी अपने काम कर रहे हैं। यह सरकार भी उनको पुश्तैनी पेशा में ही उनको सहयोग करने का काम कर रही है। इनके बेटा को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाने का कोई काम है सरकार नहीं कर रही है। तो सवाल तो बनता है, उनके सवाल से मैं भी प्रभावित हुआ, भाई हमें संविधान में क्या मिला। उन्हें न संपूर्ण आरक्षण, न संपूर्ण संरक्षण। उनकी स्थिति लोकतंत्र के जैसा, राजतंत्र के जैसा ही आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है। उन्हें इस संविधान में, इस लोकतंत्र में, इस आरक्षण में, इस संरक्षण में सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिल पाया। तो हमने कहा कि घर बैठे कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर भंडारे का खाना पड़ता है, पूरी खाने के लिए, भंडारे के लिए भंडारे के कार्यक्रम स्थल तक जाना पड़ता है। आप भागवत कथा सुनने जाते हैं तो उसके लिए भी भागवत मंडप में जाना पड़ता है। अगर आपको संविधान में हक अधिकार चाहिए, आपको संविधान से आरक्षण संरक्षण चाहिए, तो आपको इस कार्यक्रमों में आना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, तो लोगों ने कहा अध्यक्ष जी बात तो सही कह रहे हैं। फिलहाल यह कार्यक्रम मैं पूरी तरह से सफल मानता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी मंच, इतना बड़ा माइक, इतना बड़ा पंडाल, पूरे सिकंदरा बाजार में इस माइक की गूंज घूम रही है और बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता आपके यहाँ पे कार्यक्रम में आए हैं। नहीं मीडिया तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में इस कार्यक्रम की गूंज गूंजेगी। सम्मानित साथियों, तो आज हमारा हक, हमारा कर्तव्य बनता है, राष्ट्रीय पार्टी के लोगों का कर्तव्य बनता है, हमारे साथ में ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के नेता शामिल हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि जिन्हें अब तक आरक्षण संरक्षण नहीं मिला है, उनको संपूर्ण आरक्षण संरक्षण दिला करके उनका मान सम्मान बढ़ाना है। सम्मानित साथियों, वैसे आज यह कार्यक्रम आयोजित राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन संविधान दिवस का कार्यक्रम है।
तो संविधान दिवस या संविधान को मानने वाले लोगों का भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आज इस कार्यक्रम में आकर के अपनी बात को रखे और संविधान को पर्व के रूप में मनाए। यह उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जिस प्रकार से हमारे बीच में ठाकुर प्रसाद कश्यप जी ने यहाँ पे आए, राष्ट्रीय पार्टी ने उन्हें मंच दिया, माइक दिया, सम्मान दिया, दिया कि नहीं दिया? उन्होंने अपनी बात बताया, उन्होंने इस पर्व को पर्व रूप में मनाया। उसी तरह से और भी लोगों को जो अपने आप को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मसीहा मानते हैं, जो संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, इनको ऐसे लोगों को, इन लोगों को भी राष्ट्रीय पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। सम्मानित साथियों, तब एक सामाजिक न्याय होगा। ऐसे लोग चाहेंगे कि सर्व समाज हमारा साथ दे, हम किसी का साथ न दे, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। कि चलेगा? अगर आप हमारा साथ चाहते हैं तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? सम्मानित साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है 2014 से, तो अपनी कामयाबी की वजह से नहीं है, सपा बसपा के नाम कामयाबी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ये पिछड़े पिछाए, अति पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोगों ने बार बार कई बार सपा और बसपा को यहाँ पे शासन दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया? उस शासन सत्ता की धारा को अपने तक आपने सीमित किया और अपने से कमजोर वर्ग तक अब शासन सत्ता की लहर को जाने ही नहीं दिया, जिसका नतीजा कि अति पिछड़ा समाज आपको छोड़ करके आपके बढ़ता वाला जो शोषण करता है उनके यहाँ चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो कहा करती थी देश का सारा धन, काला धन विदेशों में पड़ा है, हमें मौका दीजिए, वो काला धन मैं देश में लाऊंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाए। आप लोगों ने भी सुना होगा, आप लोगों ने मौका भी दे दिया, सरकार भी बन गई, काला धन तो आया नहीं, लेकिन नोटबंदी करके जो हमारे माताओं बहनों के पास 1000, 2000, 5000 था, यह भी पैसा निकल गया कि भैया ये पैसा पड़ा है, इसको बदली करिए। तो ये नोटबंदी करेगी कभी कहे थे क्या? किसी मंच से कोई नेता कहा था बीजेपी का? वो कर दिया। विपक्ष में था तो बीजेपी कहा करते थे कि अति पिछड़े समाज का पूरा हक यादव समाज खा गए, यही कहा करती थी ना। हमें मौका दीजिए तो मैं आरक्षण में वर्गीकरण करके अति पिछड़े समाज को उनका हक हिस्सा देने का काम करूंगा। इसीलिए तो सभी लोगों ने बीजेपी के साथ चले गए, तो सरकार बन गई 2014 में केंद्र में, 2017 में उत्तर प्रदेश में, और 2018 में ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति का गठन कर दिए, और 18 में ही अक्टूबर 2018 में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भी आ गया। लेकिन अब तक 25 चल रहा है, अब तक सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू उत्तर प्रदेश में नहीं किए, यानी करना ही नहीं चाहते हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। यही हाल केंद्र में जस्टिस जी रोहिणी आयोग का मामला है, जो हमारे कपूर साहब ने कहा। अच्छा, इन लोगों ने कभी विपक्ष में थे बीजेपी वाले तो कहा था कि हमें सत्ता में आने का मौका दो तो मैं सवर्ण समाज को EWS का 10% का आरक्षण दूंगा, कभी कहा था?
लेकिन सवर समाज को 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया कि नहीं दिया? जो काम नहीं कहा था, सवर समाज को 10% आरक्षण दे दिया, और आपको वर्गीकरण करने के लिए कहा था, आपको वर्गीकरण लागू नहीं किया। फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? हो सकता है मैं जिस धरती पर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के हमारे समाज के लोग सोचते हो भाई विधायक तो अपना ही है, अपने ही समाज का है, तो आपको सोचना पड़ेगा वो जो विधायक है आपका, वो मालिक है कि चपरासी है? तो आपको कोई मांग चाहिए या कोई देगा तो मालिक देगा कि चपरासी देगा? तो आपको मुख्यमंत्री चाहिए कि विधायक चाहिए? अगर मुख्यमंत्री चाहिए सम्मानित साथियों, तो राष्ट्र उदय पार्टी का साथ आप सभी लोगों को देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बिगड़ी बन जाएगी। सम्मानित साथियों, आज हमारे लोगों के हाथ में, हमारे लोग मतलब गरीबिया समाज की भी बात कर रहा हूं, पाल बघेल और अति पिछड़े में 17 और जातियों की बात कर रहा हूं, केवट बिन मल्लाह निषाद बिहार भर राजभर के जैसा 17 जातियों को इस सरकारों ने, खास करके अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्ताव भेजा केंद्र को, माता जी बैठ के 10 मिनट हो, केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि इन जातियों को आप एससी की कैटेगरी में डाल दो। और यही गलती से पहले अखिलेश जी ने भी किया था, बहन मायावती जी ने भी किया था, और हमारे समाज को भी सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सब एससी के लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिर अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से गुमराह हो गया, गुमराह कर दिया गया है। जो सरकार है इन्होंने भी किया है और सामाजिक कुछ नेताओं ने भी किया है। तो सम्मानित साथियों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, तो हमें भी दूसरों के साथ, सामने वालों के साथ न्याय करना पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकता है। बदल सकता है क्योंकि जाति से आरक्षण, जाति से संरक्षण, जाति सारी व्यवस्था ही है। तो जो जाति का क्रॉस करने का प्रयास करेगा, कहीं न कहीं अटकेगा जरूर। मैं 5 मिनट का समय लूंगा, बिहार का जिक्र करूंगा। 1911 में जब अंग्रेजी शासक थे, तो अंग्रेजों ने सवर्ण समाज पे जितना टैक्स लगाया था, उसका 4 गुना टैक्स ओबीसी और एससी एसटी समाज पे 4 गुना टैक्स लगाया था अंग्रेजों ने। तो 1911 में कुछ यादव समाज के लोग जो जागरूक थे, उन लोगों ने मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई, और उन लोगों ने कहा भाई अब हम भी ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि हम भी जब ब्राह्मण बन जाएंगे, हम भी सवर्ण समाज में आ जाएंगे, तो हमें भी टैक्स कम लगेगा। पढ़े हुए पढ़े लिखे लोगों को ये सारी बातें जानकारी है। दिनकर साहब, तो टैक्स कम भरना पड़े, इसलिए यादव समाज के लोगों ने उस टाइम पे व्यवस्था किया कि अब हम ब्राह्मण बनेंगे। तो कैसे ब्राह्मण बनेंगे? तो अभी हम जनेऊ धारण करेंगे और गांव के बाहर इकट्ठा होकर के हम भात खाएंगे। भात खा करके हम 3 दिन पुरुष और नारी अलग रहेंगे। उसके बाद हम सभा में जाएंगे, जनेऊ पहन लेंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर टैक्स कम लगेगा। जिसका नतीजा हुआ, फिर ब्राह्मण समाज के लोग विरोध में आ गए। विरोध में आकर के फिर तमाम और सवर्ण समाज के लोग के जो जमींदार थे, उन लोगों को लेकर के यादव पे चढ़ाई कर दी। फिर सरकार के तरफ से भी गोलियां चली, बताते 180 राउंड गोलियां चली, 120 लोग कुछ मारे गए। फिर यादव समाज सवर्ण समाज आमने सामने हुआ। फिर उसके एवज में कई महिलाओं का उस टाइम में बलात्कार भी हुआ, खेती और बगिया काटी गई। फिर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कुछ मल्लाह समाज को पैसे भी इकट्ठा करके यादव समाज के सामने लड़ाने के लिए कर दिए। यानी सामाजिक ताना वाना विध्वंस हो गया। एक जाति दूसरे जाति से लड़ना चालू कर दी। फिर तब तक देश धीरे धीरे आजाद हुआ। तमाम
और बुद्धिजीवी लोग आए, तमाम समाज सुधारक लोग आए। फिर बाद में जनेऊ तोड़ो अभियान चलने लगा। फिर जब जो जनेऊ ब्राह्मण बन रहे थे तो यादव समाज के साथ कुशवाहा समाज और पटेल समाज भी देने लगा था कि हम भी ब्राह्मण बनेंगे, हमें भी टैक्स लगेगा। फिर बाद में देश आजाद हुआ, व्यवस्थाएं बदली, फिर तमाम जनेऊ तोड़ो अभियान चला। तमाम हमारे जयप्रकाश नारायण जी जैसे लोग अभियान में कूदे, सामाजिक परिवर्तन आया। आज वही गलती क्या लगता नहीं कि हम लोग फिर कर रहे हैं, ये सरकार करवा रही है कि अति पिछड़े समाज को एससी में डाल देगा। तो एससी समाज और अति पिछड़ा समाज आमने सामने होगा कि नहीं होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, फिर लड़ाइयां झगड़े होगा कि नहीं होगा? तो उसमें नुकसान किसका है? यही अति पिछड़ा, अति पिछड़ा और एसटी समाज का ही तो है। तो यह गलती आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, इसके पहले समाजवादी पार्टी के भी नेता ने किया और बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन जी ने भी किया। तो सामान्य साथियों, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय पार्टी का साफ साफ कहना है, जो जिस कैटेगरी में है उसको उसी कैटेगरी में पूरा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, पूरा का पूरा आरक्षण मिलनी चाहिए, पूरा का पूरा संरक्षण मिलना चाहिए। सामान्य साथी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। सब मांग करते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम इस चीज की मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला लागू है और 1978 में ही जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो नाई समाज से थे, जब मुख्यमंत्री बने थे तो ओबीसी आरक्षण लागू किए थे और उसमें ओबीसी में भी जो मजबूत जाति थी उसका हिस्सा अलग, जो कमजोर जाति थी उसका हिस्सा अलग, और सवर्ण में भी जो कमजोर थे उनको भी आरक्षण दिए थे। और आज हमारे देश में लगभग 13 प्रदेशों में ओबीसी आरक्षण में बंटवारा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो यही लड़ाई आपका भाई बाबूराम पाल और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के मुखिया माननीय कामरेड अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ और भी लोग लड़ रहे हैं। सामान्य साथियों, तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से एससी एसटी भाइयों के लिए संरक्षण है, इसी तरह से ओबीसी के अति पिछड़े समाज के भाइयों के लिए भी उनको आरक्षण और संरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। उनको भी कोई जाति सूचक गाली दे तो उसमें भी एससी एसटी एड्स कानून लागू होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मैं समाज को भी मैं आगाज करना चाहूंगा, अगर एससी एसटी को शिक्षा में आरक्षण है तो ओबीसी को भी शिक्षा में आरक्षण है। अगर नौकरी में एससी एसटी को आरक्षण है तो ओबीसी को भी नौकरी में आरक्षण है कि नहीं है? बस थोड़ा सा अंतर यह है, हो सकता है कि अगर बच्चे एससी के बच्चे अगर फॉर्म भरें, हो सकता है उनका शुल्क 100 रुपया हो तो ओबीसी का 200 हो, यही अंतर होगा। और राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में भी त्रिस्तरीय चुनाव यानी बीडीसी, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत में एससी एसटी को आरक्षण है तो ओबीसी को भी आरक्षण है कि नहीं कपूर साहब? हो सकता है ये फॉर्म ओबीसी का 800 रुपए का मिले तो एससी एसटी को 400 का मिले, ये बड़ा इशू नहीं है। नगर निगम में भी एससी एसटी को आरक्षण है तब ओबीसी को भी है। केवल राजनीति में विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं है, तो हम लड़ करके विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण लागू करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? और ओबीसी समाज के लिए हम सुरक्षा का कानून लागू करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? तो जब हम अति पिछड़े समाज के लोग, सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन मिलकर के अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं, हमारे तमाम समाज के लोग सामाजिक संगठन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसे हैं, समाज को फंसा रहे हैं, ओबीसी को एससी का सर्टिफिकेट दिला रहे हैं,
किसी समाज को एसटी का दिला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ओबीसी एससी एसटी भाई भाई हैं, भाई भाई रहे और सबका अपना अपना हिस्सा उनको मिलना चाहिए। इसमें एससी एसटी समाज के नेताओं को भी मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए इस राष्ट्रीय पार्टी के आंदोलन में। जो हमारा आंदोलन है रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान, जिसमें आप भी साथ दीजिए, आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी सुरक्षित रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो सम्मानित साथियों, इसी लड़ाई को लेकर के जैसे अभी हमारे कपूर जी ने कहा 16 नवंबर की बैठक का, उसमें हमें जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी हमें नहीं दी गई है, ये आप सभी को दी गई है, क्योंकि इन्हें पता है कि राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी ताकत है, पाल बघेल समाज की बड़ी ताकत है। ये पूरे प्रदेश में निवास करती है, हर विधानसभाओं में निवास करती है। अगर इस जिम्मेदारी को पाल बघेल समाज राष्ट्रीय पार्टी को ले लेंगे और रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान को अगर चलाएंगे, यह अभियान जन जन तक पहुंचेगा, हर जन को रोजगार मिलेगा, हर समाज को अधिकार मिलेगा। इस अभियान सफल होगा, इस देश का, इस प्रदेश का विकास होगा। सम्मानित साथियों, इसलिए माननीय कामरेड अखिलेश प्रताप सिंह जी ने यह जिम्मेदारी आपके भाई बाबूराम को दी है। सम्मानित साथियों, इस अभियान को चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए? आप लोग सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? आज हम नौकरी की बात करते हैं, नौकरियां तो पूरी तरह से जहां आरक्षण से मिलती थी, ऐसे प्रतिष्ठान को भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट कर दिया है और वहां पे हमारे ही आपके बेटा बेटी संविदा पे नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आरक्षण खत्म। ये नौकरी के साथ साथ हमें संविदा में भी जो ठीका पट्टा लेते हैं, ठीके में भी हमें आरक्षण चाहिए, ताकि हमारा भाई हमारा बेटा ठेकेदार बन सके और अपने लोगों को और देश को आगे बढ़ा सके। सम्मानित साथियों, यह भी लड़ाई हम लड़ेंगे। और हमारा जो रोजगार है, आज आए दिन आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया में, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते तमाम फोन आता है, उत्तर प्रदेश के गांव गिराव से फोन आता है और मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य जिलों प्रदेशों से फोन आता है। आए दिन हमारे पशुपालकों की हत्या और पशुओं की चोरी आए दिन हो रही है। अगर हम एससी एसटी जैसा कानून अपने अति पिछड़ा समाज पे, इस गरीबिया समाज पे अगर लागू कर दे, तो उस दिन हमारा समाज सुरक्षित हो जाएगा। जो हमारे भाई बेटा नौकरी के लिए दिल्ली बम्बई गुजरात जा रहे हैं, ये अपने ही पैसे में जब उनको सुरक्षा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो अपने ही पैसा में रहेंगे, यही पे विकास करेंगे। तो फिर सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? रोजगार देना और रोजगार को बचाना, रोजगार को सुरक्षित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सम्मानित साथियों, तो लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? और आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, जब कहीं भी आप लोग जाएं, किसी सम्मेलन में जाएं, किसी नेता के बुलावा पे जाएं, तो आप सब ऐसा तो नहीं कि ऐसा चीज मिले जिससे हमारा बेटा बेटी गुमराह हो जाए, आने वाली पीढ़ी गुमराह हो जाए। तो सवाल करके सही दिशा में जाएं। जब आपका पास समाज एक न्यायप्रिय समाज है, सबका साथ देने वाला समाज है, सबका सम्मान करने वाला समाज है, कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी त्याग तपस्या से हासिल किया है, ये हमारी छाती है, ये हमारी छाती बनी रहनी चाहिए। सम्मानित साथियों, बनी रहनी चाहिए नहीं बनी रहनी चाहिए? यह तभी बनी रहेगी कि जब हम अपना आरक्षण संरक्षण लेंगे, तभी बनी रहेगी। जब दूसरों का आरक्षण संरक्षण लेंगे तो ये नहीं बनी रहेगी। इसलिए हम गड़ेरिया है, तो गड़ेरिया रह के ही गड़ेरिया को जो आरक्षण है, संरक्षण है, वही सर्टिफिकेट लेना है, वही आरक्षण लेना है। जो कम है, ये लड़ाई हमें लड़ करके उसको हमें हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो सम्मानित साथियों, अब यहाँ से जाकर के आप लोग गांव में जाइएगा, लोग जरूर पूछेंगे कि क्या हुआ, बताइएगा कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और शासन सत्ता में हम जाएंगे। यही संदेशा लेकर के आया हूँ। आप लोग भी राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाइए, अपने अपने घरों पे झंडा राष्ट्रीय पार्टी का लहराना चालू करिए, क्योंकि आज जिस घर पे झंडा राजनीतिक नहीं है, वह घर अनाथ माना जाता है। जिस घर पर राजनीतिक झंडा लगा हुआ है, वही घर जागरूक और संगठित और सत्ताधारी माना जाता है। सम्मानित साथियों, चाहे पार्टी सत्ता में या न हो, और जिस घर पर समाजवादी पार्टी का झंडा होगा, पहले नजर में आएगा नहीं जरूर जागरूक और नेता का घर।
जिस घर पर बहुजन समाज पार्टी का झंडा लगा होगा पहले ही मान लिया जाता होगा नहीं ये जागरूक और नेता का घर है। लेकिन पार समाज के लोगों आप लोगों ने झंडा नहीं लगाया है। अगर किसी का लगा भी लिया है तो झंडा और किसी का है तो घर का पहचान किसका होगा? जिसका झंडा है उसका होगा कि आपका होगा? है तो आपका तो पहचाना नहीं रह गया। इसके लिए आप जब झंडा अपने घर पर लगाए हैं तो दूसरे लोग आएंगे तो आपको नम्रता से बात करेंगे। उन्हें पता होगा ये जागरूक लोग हैं, नेता लोग हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ने वाले से हर आदमी सम्मान से बात करता है कि नहीं करता है? इसलिए आप लोग जुड़िए और आप लोग विधायक और सांसद बनाने की लड़ाई मत लड़िए। हमारे समाज के साथ साथ 75% समाज के लोग हर पंचवर्षीय में विधायक सांसद मंत्री रहते कि नहीं रहते हैं? लेकिन इनकी सुधि किसी ने ली? इनका हक अधिकार इनको मिला जब आपका शासन सत्ता होगा या आपका शासन सत्ता में भागीदारी होगी तब आपकी सुनी जाएगी सामान्य साथियों। नहीं तो आज अगर कोई झगड़ा करके जाए, मारामारी करके जाए, हमारे अति पिछड़े समाज को मारता भी है क्योंकि उसका पॉलिटिकल पकड़ है, तो फिर थाने पे जाकर उसको पुलिस भी उसके द्वारा मरवाता है और वो अक्सर केस भी उसी पर लगता है। फिर पैसा लेके उसी को बाहर भी किया जाता है। यानी गांव से लेके थाने से लेके आगे तक अत्याचार उसी पे होता है जो कि संगठित नहीं। कि गलत कह रहा हूं? इसलिए आप लोग अपनी बिगड़ी स्वयं बनाइए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। वैसे आज का ये दौर जो चल रहा है आप लोगों को मन में प्रश्न आता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 जन यहाँ बैठे हैं कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी। तो सामान्य साथियों अकेले दम पे तो विश्व के सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी अपने आप को कहती है अकेले दम पे तो ये भी नहीं जीत पा रहे हैं कि जीत पा रहे हैं? तो संगठन से गठबंधन का दौर है तो गठबंधन उसी से होगा जिसका संगठन होगा। जब आप लोग अपना संगठन अपने राष्ट्रीय पार्टी का नीला पीला झंडा अपने घरों पर लगाएंगे, सर पे टोपी लगाएंगे, तब तो कोई न गठबंधन करेगा। और वैसे ये भारतीय जनता पार्टी इतने षड्यंत्र रच रही है, पैसे दे के वोट की चोरी करके इतने षड्यंत्र रच रही है कि साधारण नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी बिहार चुनाव में एक बड़ा प्रश्न आया। वोट टोटल बिहार में 7 करोड़ 43 लाख के आसपास है और लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ा और गिनती कितना हुआ? 7 करोड़ 45 लाख की गिनती हो गई। और वोट आया कहां से? ये खाली बीजेपी और बीजेपी के लोग जानते हैं। बाकी अभी तेजस्वी जी, राहुल जी या बड़े नेता तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, कोई इसका जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर हाल बात जीत हार के तो समय आएगा तो उस पर हम करेंगे। आज बात अस्तित्व की है। अस्तित्व उसी का है जिसकी राजनीतिक दल है। जिसका राजनीतिक दल है उसी का बल है और उसी के समस्याओं का हल है। इसलिए सम्मानित साथियों अपने राजनीतिक दल को आप आगे बढ़ाइए, आप अपनी बिगड़ी स्वयं जो है कि बनाइए। और बाकी ये झूठे झूठे वादे, झूठे झूठे नारे सुनने में अच्छे लगते हैं और काम के आपके या देश के काम के नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों जितने भी सम्मानित लोग आए हैं मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, दिल से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और यह कार्यक्रम बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी अपने स्थापना से ही लगातार संविधान दिवस मना रही है, जबकि मेरा भी मानना है कि बहुत बड़ा आरक्षण संरक्षण संविधान में हमें भी नहीं है। लेकिन नहीं है तो हासिल करने के लिए तो मना रहा हूं ना, तो मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? इसलिए सम्मानित साथियों अगला कार्यक्रम 30 नवंबर को भदोही के धरती पे हमारे जिलाध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी के नेतृत्व में आयोजित है। और वहां पे साथी आइएगा, वहां पे जो है कि माननीय कमरेड अखिलेश प्रकाश सिंह साहब भी रहेंगे और भी नेता लोग रहेंगे। और राष्ट्रीय पार्टी किसी जाति धर्म से परहेज नहीं करती, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का मानना है
कि सभी जाति धर्म इस देश में है, तो सभी जाति धर्म का सम्मान होना चाहिए। यह देश हमारा बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक देश है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। इसके लिए सबका साथ और सबका सम्मान करते हुए राष्ट्रवादी पार्टी आगे बढ़ रही है सम्मान्य साथियों। लेकिन फिर भी अपील करूंगा, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस समाज का मुखिया होता है लोग अनावश्यक उसी समाज की पार्टी मान लेते हैं। इसलिए पार समाज के लोगों को, बघेल समाज के लोगों को, गड़ेरिया समाज के लोगों को विशेष तौर से इस पार्टी से जुड़ना होगा और अपनी आहुति देना होगा, अपना मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाना होगा सम्मान्य साथियों। इसी अपील के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं आप सभी आए हुए अतिथियों का, सभा में आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बारी को विराम देने से पहले एक नारा लगाएंगे। लोग कहते हैं, नारा तो बहुत है कि हम कहेंगे कि वोट हमारा राज हमारा, आप लोग कहिएगा खूब चलेगा, खूब चलेगा। वोट हमारा राज हमारा, खूब चलेगा, खूब खड़ा होकर के जोरदार नारा लगाइए। कहीं जवानी आ जाए, ऐसे जवान है भी आप लोग। वोट हमारा राज हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, वोट हमारा राज हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, वोट हमारा राज हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा। चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ जाए, आप इस उम्र में जो चुनौती दे रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत है राष्ट्रवादी पार्टी की, आप जान है। माननीय राम आश्रय पाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राम आश्रय पाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय राम आश्रय पाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। यहाँ पे